नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज इसका प्रमुख टॉपिक है पंचवैसी योजनाओं का इतिहास। इसमें आपकी 12 पंचवैसी योजना है, तो इसका कार्यकाल क्या है। यहाँ से आपकी एसएससी जीडी में जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी प्रथम पंचवैसी योजना का कार्यकाल पूछ रहा है, कभी ऐसी कौन सी योजना है जो अपने समय से पहले समाप्त हुई। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से, तो इनको देखते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। ये आपकी योजनाएं तो हर वनडे एग्जाम में आती हैं, विशेषकर ये आपकी एसएससी जीडी के लिए है जो वर्तमान में उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। यहाँ से रिपीट हो के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पेपरों का एनालिसिस भी इसी चैनल पर हो रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एनालिसिस इसका जरूर से देखें अपनी अपनी शिफ्ट का। आगे चलते हैं। इसमें पंचवैसी योजना अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार 1940 से और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। ये जन समर्थन मिला था और भारत में 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसमें भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई और एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही इसमें नियोजित विकास से को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवैसी योजना लागू की। सोवियत संघ जो वर्तमान रूस के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें कहा गया है भारत में अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास के प्रारंभ के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवैसी योजना की एक श्रृंखला बनाई गई। ये मुख्य श्रृंखला इसलिए थी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो अपने 5-5 साल के प्लान बनाएगी। 5 साल में क्या बनाना है, एक डैम बनाना है, कि नदी या नहर का निर्माण करना है या पुल का निर्माण करना है, तो इसमें 5 साल का ब्यौरा दिया रहता था कि कितना कितना खर्च आएगा। तो इसी को पंचवैसी योजना कहते हैं। ये आपकी 2015 तक चली, 1950 से लेके। पंचवैसी योजना की अवधारणा सामान्यतः विचार भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए आमदनी और खर्च का इसमें योजना बनाई जाती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें बजट को 2 भागों में बांटती हैं, गैर योजना बजट और योजना बजट। ये इस प्रकार से है। इसमें आपकी पंचवैसी योजना की अवधारणाएं कई प्रकार से हैं और इसमें क्या कहा गया है कि ये 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवैसी योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। पंचवैसी योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वयन करने तथा विनियमन करने का योजना आयोग नामक संस्थान द्वारा किया जाता था। एक अलग से इसकी आयोग था और वही इसको चलाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नीति आयोग के 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस प्रकार से होता है और इसमें नीति आयोग से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको जरूर याद रखना है। यहाँ पर अपनी पंचवैसी योजनाएं आ गई हैं, इनकी 12 पंचवैसी योजना है। ये पंचवैसी योजना इस साइड है और ये आपकी विशेषताएं इसमें क्या क्या हुआ था। ये प्रथम पंचवैसी योजना, इसका आपका प्रारंभ कब से, 1951 से उनका 1956 तक इसका कार्यकाल था। इसको देख लेते हैं कि प्रथम पंचवैसी योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघ में प्रस्तुत किया था। यह युवा अर्थव्यवस्था एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज्य ने तय किया कि भारत को पहले 2 शतकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर विकास ध्यान दिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये प्रथम अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी आपकी पंचवैसी योजना, तो कृषि पर आधारित थी, जिसमें बांधों और सिंचाई निवेश शामिल था। उदाहरण के लिए भांगड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था इस योजना के द्वारा और यह भी हेरा डोमर आदि पर आधारित थी। ये प्रथम पंचवैसी योजना। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट हैं वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, लेकिन जबकि प्राप्ति
3.6 रही थी, तो अच्छी योजना साबित हुई थी ये। इसके बाद आ जाती है दूसरी पंचवैसी योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1956 से 66 तक। इसमें अवकाश भी हैं, योजना अवकाश भी हैं, उनको भी बताएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र पर विकास था। इसमें औद्योगिकरण या धंधे खोलना या व्यापारीकरण या उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया गया था। ये पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था, ये तैयार किया था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसका नाम था पूरा पीसी महालनोबिस। इनके त्वरित संचालनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया है। उन्होंने योजना के तहत सरकार के घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आय कर पर शुल्क आरोपित किया। इसका लक्ष्य कौन था? इसका लक्ष्य भी पूछ लिया जाता है। 4.5 था, लेकिन 4.2 27 में थोड़ा कम रहा था, तो ये थोड़ी कम रही थी। इसके बाद आ जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ से तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही थी। कृषि और गेहूं के उत्पादन पर सुधार पर केंद्रित किया गया था। इसमें आपकी राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए थे। इसमें आपके जो गेहूं हो गए, चावल हो गए, यहाँ पर हरित क्रांति आई थी भारत में, तो ये उस पर ये सौंपी गई थी। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्या क्या सौंपी गई थी। इसमें अगला है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतांत्रिक के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6, जबकि वास्तविक विकास दर यहाँ पर 2.4 रहता है। ये सबसे कम विकसित अर्थव्यवस्था थी, ये आपकी पंचवर्षीय योजना थी। सबसे अच्छी कौन सी व्यवस्था थी? आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी ध्यान रखना है। और सबसे कम कौन सी थी? तीसरी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था। और 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। इसके बाद योजना अवकाश कब से? 66 के बाद 67, 67, 68, 69 तक, ये 3 साल का अवकाश रहा था। अवकाश भी पूछा जाता है। भारत चीन युद्ध और पाकिस्तान भारत युद्ध के बीच अवकाश के प्राथमिक कारणों को शामिल किए गए थे, जिसके कारण तीसरी अर्थव्यवस्था विफल रही थी। ये पूर्ण रूप से विफल मानी जाती है अर्थव्यवस्था। और आपकी इसके बाद चतुर्थ अर्थव्यवस्था आ जाती है। चौथी अर्थव्यवस्था हम आपको इसके लिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि आपको एक नज़र में सब कुछ याद हो जाए और एक बार जरूर देख लें, तो आपके पेपर में आए तो दिक्कत ना हो। इसके 3 साल का अवकाश था। 66 से 1969 से 74 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। गाडविल फॉर्मूला पर आधारित थी इसे, और इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगतिशील करना था। सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसमें आपका कब किया था? ये आपका 15 अप्रैल 1969 को ये 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का। और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। हरित क्रांति 1966 में आई थी। आपके MS स्वामीनाथन के जनक थे भारत में, और नॉर्मन बोरलॉग विश्व के स्तर पर जन्म थे। और इसका सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी इसमें चला गया था। इसका लक्ष्य कितना था? 5.6 का, और हासिल कितना हुआ था? 3.6 का हासिल हुआ था। लगभग आपके 2 के आसपास इसमें कमी आई थी, 2% के आसपास। अगला है आपकी कौन सी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1974 से 1978 तक। ये अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पहले आपकी समाप्त हो गई थी, इसको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल के पहले समाप्त हो गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। इसमें अनाज के बदले, काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और परिपोषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई इसी में 1975 में। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वो उसमें
आवश्यक किया गया। तो इसका लक्ष्य कितना था, ये 4.4 और वास्तविक दर 4.8 था। इसमें अच्छी विकास दर की गई थी। और वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया गया। अभी तक से जितने भी प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे, आपके चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, ये कांग्रेस से संबंधित थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ तो जनता पार्टी का एक अलग से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई, और सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री यही थे। 1978 में इनकी सरकार आई तो ये इन्होंने पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी और रोलिंग प्लान लाए। कौन सा प्लान लाए, रोलिंग प्लान। ये आपका 2 साल के लिए था, 1978 से 80 तक। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार में 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की गई। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। फिर प्रधानमंत्री दोबारा से इंदिरा गांधी बनी तो खारिज कर दिया गया उन्होंने। और एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजनाएं से जिनमें से योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाना था। इसमें पंचवर्षीय योजना 5 साल का किया जाना था, लेकिन जो रोलिंग प्लान था उसको अनवरत योजना भी बोलते हैं। कौन सा, अनवरत योजना। आपको हिंदी में आ जाए तो ये हो जाएगा। इसमें एक वर्ष के लिए नई, अगली वर्ष के लिए नई नई योजनाएं बनानी थी। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाना था, तो ये नहीं हो पाया। 2 ही साल ये चल पाई, सरकार बदलने के कारण ये भी समाप्त हो गई। इसके बाद पंचवर्षीय 6ठी पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1980 से 85 के बीच। इसका कार्यकाल था। कार्यकाल याद रखना है, इसका लक्ष्य याद रखना है और इसके किस लिए आई थी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसका उद्देश्य क्या था। इसमें मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। और इसमें इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंतर्गत रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए। परिवार नियोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नसबंदी भी शुरू की गई थी। और शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड की स्थापना की गई। यहाँ पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। समिति कौन सी, शिवरमन समिति थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 6वीं योजना का लक्ष्य क्या था, 5.2 रखा गया था, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.7 थी। इसमें 0.5 की वृद्धि हुई थी। अच्छी सफल योजना रही है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1985 से 1990 के बीच में। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो गई थी। इसके बाद 85 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए थे। इसमें औद्योगिक विकास, उद्योग के माध्यम से उद्योग उत्पादकता के स्तर को सुधार करना था। ठीक है, औद्योगिक उपयोगी जो औद्योगिक प्रयोग थे उसके साथ विकास करना था। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक न्याय, इसका पूछा जाता है, सामाजिक न्याय प्रदान करना और रोजगार सृजन कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। 6ठी पंचवर्षीय योजना के परिणाम में 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनाया। ठीक है, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी इसने ऐसे कार्य किए थे, आधारभूत संरचना बना दी थी, जो 2000 जो अगली पंचवर्षीय 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं आने वाली उसमें जो लाभ मिला था। इसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की पर बल दिया गया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्ण अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्ष्य इसका 5% था, लेकिन 6.1 इसमें वास्तविक विकास दर थी, तो इसमें सफल रही ये योजना। और इसके बाद आ जाता है वार्षिक योजना 1990 से 1992 योजना अवकाश माना जाता है। वो 1966 से 1969 तक और 1978 से 1980 तक, 1990 से 1992 तक ये योजना अवकाश माना जाता है इन तिथियों को। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से शुरू नहीं की गई थी, बाद में इसे 1991-92 को वार्षिक
योजना के रूप में माना गया। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या को निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को लाया गया। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इसमें नरसिम्हा राव जी का भी अभी निधन हो गया है। और आपके वित्त मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह, उनका भी अभी निधन हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद आ जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? और ये 1992 से 1997 तक रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। कब बना? 1995, जिसके तहत व्यापार बढ़ावा दिया। जैसे इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, जैसे कि कृषि हो गया, बुनियादी विकास, ये छोटे छोटे लघु उद्योग हो गए, विकास पर केंद्रित था। और इसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों, नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन वास्तविक दर 6.8 माना जाता है। ये सबसे अच्छी सफल अर्थव्यवस्था मानी जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल मानी जाती है, इसको जरूर याद रखें। 9वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1997 से 2000 के बीच में। 2000 के बीच में आ जाती है, इसका कार्यकाल है। इसमें क्या था? इसमें स्वतंत्र भारत के बाद भारत में 50 वर्षों को चिन्हित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन चुके थे। और इसके बाद इसमें गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की गई थी। आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किए गए थे। तीव्र विकास और लोगों को जीवन गुणवत्ता के लिए इसका लक्ष्य किया गया था। और इसमें लक्ष्य प्रमुख रखा गया था। 7.1 अनुमानित था, लेकिन 6.8 इसमें विकास दर प्राप्त हुई थी। तो ये थोड़ी कम सफल रही। इसके बाद आ जाती है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक ये आपकी रही थी। इस योजना विशेषताओं, समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल किया गया था। इसमें प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर रखा गया था। कितना? 8%। ये सबसे ज़्यादा, अभी तक इतनी दर नहीं रखा गया था। इसमें गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों को रोजगार का सृजन कराना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना इसका प्रमुख कारण था। और 2007 में शिक्षा और मजदूरी दरों को क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करना था। जो शिक्षा में लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, लड़के पढ़ने जाती थी, और मजदूरी में भी जो महिलाएं कम भाग लेती थी, तो इनको समान करना था। इसका लक्ष्य कितना था? 8.1 था, लेकिन प्राप्त 7.8 हुआ था। अच्छा इसने किया था, थोड़ा बहुत जोर लगाया था अपनी विकास दर में। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 2007 से 12 के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें शिक्षा का अधिनियम आया था 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो 2010 में लागू किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना था। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये आया था। और 2009 में इसको स्वच्छ पेयजल के लिए रखा गया था। लक्ष्य विकास दर 9 था, लेकिन वास्तविक विकास दर इसने 8 प्राप्त किया था। इसके बाद आपकी आखिरी पंचवर्षीय योजना आ जाती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2012 से 2017 तक इसको चलना था, लेकिन इसको 2015 में समाप्त करके नीति आयोग शुरू किया गया है। हमने बताया था आपको। इसका मुख्य विषय वस्तु थी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। धारणीय मतलब एक आपका बेस होना चाहिए, एक आपका आधार होना चाहिए। धारणीय विकास कहना
इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान कराना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सुधार करना था। शिक्षा में भी बढ़ावा देना था। इसका वृद्धि लक्ष्य कितना था? 9 थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी और ये बीच में ही समाप्त हो गई थी 2015 में। इसके बाद नीति आयोग शुरू हुआ था, जिस योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री रहते हैं और नीति आयोग की अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बन गए थे और योजना आयोग को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। तो ये मोटी मोटी जितना भी इनकी जानकारी थी पंचवर्षीय योजनाओं से, इनका कार्यकाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, इनके योजना अवकाश भी याद रखना है, कब का योजना अवकाश थे, तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और एसएससी जीडी में लगातार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे एनालिसिस कराया जाता है हर शिफ्ट का, और जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उस टॉपिक को विस्तार से पढ़ाया जाता है। जैसे हमने आज योजनाओं को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घूम फिर के। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।